नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ओशियन में। आज हम एक पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपका एमपी सेट का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018, उसी का मॉडल पेपर है ये। और हम लोग ये पूरा 100 प्रश्नों के साथ में पेपर हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए किस तरीके से पेपर आता है और जिनका एमपी सेट का एग्ज़ाम जो कि 27 अगस्त डेट निर्धारित की गई है उनके लिए, और साथ ही साथ जो नेट जेआरएफ एस्पिरेंट्स हैं और भी जितने भी हिंदी साहित्य में टीजीटी पीजीटी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए भी ये पेपर इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पेपर इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद से स्वयं का उत्तर सोचिएगा कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सक्सेना या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाथ संप्रदाय नामक पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट है। अगला प्रश्न है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इन पंक्तियों में कौन सा दृष्टिकोण है? जातिवाद, समन्वयवादी, वर्णवादी या फिर सांप्रदायिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समन्वयवादी। ठीक है, अब हमको ये कमेंट बॉक्स में उत्तर चाहिए कि पंक्ति है किसकी। ठीक है, बताइएगा ये पंक्ति किसकी है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। प्रश्न नंबर 3 है आपका, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 1, 3, 7, 9। कितने कांड है रामचरितमानस में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 कांड है रामचरितमानस में। निम्नलिखित में से कौन रीति सिद्ध कवि है? रीति मुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध, ये 3 प्रकार के रीतिकालीन कवि हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं। तो बोधा है, रसनिधि है, बिहारी है या फिर नपशंभू है। सही उत्तर आपको बताना है क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहारी। बिहारी जो है वो रीति सिद्ध कवि है। प्रश्न नंबर 5, भाषा बोली जानहि जिनके कुल के दास, यह काव्य पंक्तियां किस कवि के संदर्भ में चरितार्थ हैं? भाषा बोली जानहि जिनके कुल के दास, सेनापति, भूषण, बिहारी या फिर केशवदास। सही उत्तर बताइए इसका क्या होगा। सही उत्तर उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केशवदास। इन्हीं के ऊपर चरितार्थ है भाषा बोली जानहि जिनके कुल के दास। यह काव्य पंक्तियां किस कवि के संदर्भ में चरितार्थ है? तो केशवदास की। प्रश्न नंबर 6, भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है। यह कथन किस समीक्षक का है? भूषण के बारे में बोला गया है कि भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल का कथन है, रामविलास शर्मा का कथन है या फिर डॉक्टर नगेंद्र का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्ल जी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। आगे चलते हैं, कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा तार सप्तक के कवि हैं कुंवर नारायण। बताइएगा मुझे लास्ट में कि कितने प्रश्न आपके सही हुए 100 में से। नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है, यह कथन किसका है? प्रेमचंद का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आज्ञे का या फिर अमृतलाल नागर का। नारी शरीर देव मंदिर के भांति पवित्र, और आपकी ये नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगी हुई कृति भी है। तो ये जो वैसे तो बोलते हैं ये बाण भट्ट है, लेकिन ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, तो इसमें यह कथन ना पूछ करके इनका, अगर ये इनका उपन्यास पूछ लेते तो ज्यादा ये अच्छा होता को प्रश्न, अच्छी श्रेणी में प्रश्न माना जाता। लेकिन कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, बाण भट्ट जी कहते हैं कि नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है। अंधा युग में कितने अंक हैं? 1, 3, 4 या 5। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 5 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। केशव की किस कृति को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? रामचंद्रिका को, कवि प्रिया को, छंदमाला को या फिर जहांगीर जसचंद्रिका को। बहुत आसान प्रश्न है। छंदों का अजायब घर पूछा गया है, किसको कहा जाता है? केशव की कौन सी कृति है? तो ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्रिका को। केशव की कृति जो छंदों का अजायब घर है उसको कहा जाता है रामचंद्रिका को। ठीक है, किसने कहा है बताइएगा, किसने कहा है छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका को? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध संकलित हैं? 17, 19, 21 या 23। तो चिंतामणि भाग 1 में 17 निबंध संकलित हैं। प्रश्न नंबर 12, रीति को वृत्ति किस आचार्य ने कहा? वामन ने, कुंतक ने, मम्मट ने या फिर आनंदवर्धन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, मम्मट ने रीति को वृत्ति माना है। प्रश्न नंबर 13, मम्मट ने काव्य के प्रयोजनों पर चर्चा करते हुए व्यवहार ज्ञान को किस स्थान पर रखा है? मतलब व्यवहार ज्ञान जो है उनको उसमें किस स्थान पे आता है, किस श्रेणी में आता है? 5वें स्थान पर, दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर या फिर तीसरे स्थान पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीसरे स्थान पर।
भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका ग्रंथ के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगीरथ मिश्र या फिर गोविंद त्रिगुणायत। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नगेंद्र जी की ये कृति है भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, इस ग्रंथ के लेखक हैं। हिंदी के रीति ग्रंथ किस आलोचना वर्ग में रखे जाने चाहिए? तुलनात्मक आलोचना, सैद्धांतिक आलोचना, प्रभाववादी आलोचना या फिर लास्ट ऑप्शन है शास्त्रीय आलोचना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। हिंदी के रीति ग्रंथ किस आलोचना वर्ग में रखे जाते हैं? तो सैद्धांतिक आलोचना वर्ग में रखे जाते हैं। प्रश्न नंबर 16, दंडी किस संप्रदाय के आचार्य हैं? बहुत आसान प्रश्न है। रस, रीति, अलंकार या फिर ध्वनि, बताइएगा और मुझे सबके बताइएगा किस किस संप्रदाय से ये आते हैं सारे। ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रस संप्रदाय के, अलंकार के और ध्वनि के। तो दंडी जी अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं। याद आपको मैंने भी पढ़ाया भी था, जस्ट अभी सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया भी था कि दंडी अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 17, क्रोचे ने ज्ञान के कितने रूप माने हैं? 1, 2, 3 या 4? तो क्रोचे ने ज्ञान के कितने? 2 रूप माने हैं। बताइए वो 2 रूप कौन से हैं? बहुत ही फेमस है क्रोचे के 2 रूप। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18, रिचर्ड्स के संप्रेषण सिद्धांत की तुलना किस भारतीय सिद्धांत से की गई है? रस सिद्धांत से, वक्रोक्ति सिद्धांत से, साधारणीकरण से या फिर औचित्य सिद्धांत से? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, साधारणीकरण से। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सूफी कवियों ने मसनवी शैली में अपनी काव्य रचनाएं प्रस्तुत की हैं। तर्क दिया गया है सूफी कवि इश्क हकीकी से इश्क मिजाजी तक पहुंचना चाहते थे। तो बताइए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो देखिए ये तो सही है, सूफी कवि ने मसनवी शैली में अपनी काव्य रचना प्रस्तुत की है। लेकिन जो तर्क दिया है सूफी कवि इश्क हकीकी नहीं, यहाँ पे इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी तक पहुंचना चाहते थे, तो ये उल्टा लिख दिया, इसी वजह से स्थापना सही है, तर्क गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, स्थापना है कहानी में एक संवेदना ही प्रमुख होती है, इसीलिए उसमें विस्तार नहीं होता। ठीक है, तर्क दिया है कहानी और उपन्यास में आकार का ही अंतर नहीं है अपितु शिल्पगत अंतर भी है। तो बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें तो दोनों ही सही हैं, स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है, ए और आर दोनों सही। आयो घोष बड़ो व्यापारी में घोष का क्या अर्थ है? मथुरा, वृंदावन, आगरा, अहीरों की बस्ती। तो आयो घोष बड़ो व्यापारी में पंक्ति में घोष का अर्थ अहीरों की बस्ती है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22, मोरी चुनरी में परी गयो दाग पिया में चुनरी प्रतीक है शरीर का, जीवात्मा का, परमात्मा का या फिर पाप का? तो चुनरी किसका प्रतीक है? चुनरी शरीर का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 23, विपन्नता के इस सागर में सोहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। यह पंक्ति किस रचना की है? बताइएगा। ये इसमें एक दिया गया है, तो ये किस रचना से ली गई? शेखर एक जीवनी उपन्यास से लिया गया, आधे अधूरे से लिया गया, गोदान या फिर ध्रुव स्वामिनी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गोदान। गोदान उपन्यास में जल्दी ही आपको पढ़ाने भी वाली हूँ। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो मैं बता देती हूँ, मैं सारे मूल टेक्स्ट आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, अभी यूनिट 10 का मैं आपको क्या भूलूं क्या याद करूँ पढ़ा रही हूँ, जिसमें से 1-2 दिन में वो भी खत्म हो जाएगा। सिर्फ 19 भाग बने हैं और अगर वो 19 भाग पूरे पढ़ लिए तो क्या भूलूं क्या याद करूँ आत्मकथा आपकी पूरी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको एक क्लास रख लूँगी जिसमें आपका टेस्ट हो जाएगा, तो लाइव टेस्ट ले लेंगे उसमें कि देखिएगा कितने बच्चे उसमें मतलब कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। मैं मैक्सिमम 30-40 या तो मैं आप कहूँगी तो 50 प्रश्न रख दूंगी। ठीक है, तो 50 प्रश्न से ज़्यादा अगर 50 में से आपके 40 से ऊपर सही हो रहे हैं तो समझ लीजिए तैयारी आपकी बहुत ही बेहतरीन है। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना लगातार, उनका देख लीजिएगा प्रश्न जरूर सही होंगे जो मैं क्वेश्चन बनाऊंगी। प्रश्न नंबर आपका 24, आर्यावर्त का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रताड़ना की लेखनियों और मसी प्रस्तुत हो रही है, यह कथन प्रसाद के किस नाटक से? अच्छा मैंने इसका आंसर बता दिया था ना, गोदान से। तो बताइए इसका क्या है, ये किस नाटक से लिया गया है? ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर अजातशत्रु? तो आर्यावर्त का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रताड़ना की लेखनी और मसी प्रस्तुत हो रही है, तो ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है कथन। संत असंत के लक्षणों का प्रतिपादन रामचरितमानस के किस कांड में किया गया है? अयोध्या कांड, बाल कांड, किष्किंधा कांड या फिर उत्तर कांड? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तर कांड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। प्रश्न नंबर 26 है कि निर्गुण राम जपहू रे भाई, निर्गुण राम जपहू रे भाई, इस पंक्ति द्वारा कबीरदास नवधा भक्ति में से किस भक्ति का प्रतिपादन करते हैं? श्रवण, नाम महिमा, भजन या फिर कीर्तन?
तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नाम महिमा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 27, सूफी मत में ईश्वर की भावना स्त्री रूप में की गई है, यह मत किसका है? रामकुमार वर्मा का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर डॉक्टर नगेंद्र का? तो सूफी मत में ईश्वर की भावना स्त्री के रूप में की गई है। वैसे तो ये सूफी मत का ही है ये, और ये कहा गया है रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 28, इन कवियों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जायसी, तुलसी, कबीर, तुलसी, जायसी, कबीर, निराला, निराला, जायसी, कबीर, तुलसी, कबीर, जायसी, तुलसी, निराला। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पहले कबीर, जायसी, फिर तुलसी, फिर निराला। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 29, कामायनी में अभिव्यक्त समरसता दर्शन को प्रसाद ने कहाँ से ग्रहण किया है? चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन, कश्मीरीय शैव दर्शन या फिर बौद्ध दर्शन? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कश्मीरीय शैव दर्शन से। छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, यह कथन किसका है? शांतिप्रिय द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल या फिर ऑप्शन नंबर डी है नगेंद्र? तो बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शांतिप्रिय द्विवेदी का ये कथन है कि छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति। जब मैंने आपको छायावाद पढ़ाया था तो सारे कथन भी बताया था, संकल्पनात्मक अनुभूति बताया था किसका है, और जीवन का उद्गीत बताया किसका है, ठीक है, पंत जी की मैंने बताया था, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट लेखक है सबका मैंने बताया था आपको। और छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, ये शांतिप्रिय द्विवेदी का है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 31, सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं, वह तो मन के भीतर की वस्तु है, यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का, रामचंद्र शुक्ल का, हरिवंश राय बच्चन का या फिर डॉक्टर नामवर सिंह का? राइट आंसर इसका हो जाएगा सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं, वह तो मन के भीतर की वस्तु है, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। प्रश्न नंबर 32, रेणु जिस भाषिक संरचना का प्रयोग करते हैं वह माँ के दूध की तरह है, यह विचार किसका है? मार्कंडेय का, प्रेमचंद का, अज्ञे का या फिर नामवर सिंह का? बहुत ही बढ़िया कोटेशन है। रेणु जिस भाषिक संरचना का प्रयोग करते हैं वह माँ के दूध की तरह है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मार्कंडेय जी का ये विचार है। प्रश्न नंबर 33, इनमें से यामा में किस कृति की कविताओं का संकलन नहीं है पूछा गया है? याद रखिएगा जो नहीं है वाले प्रश्न होते हैं ना उनको आप थोड़ा सा देख के प्रश्न सॉल्व किया करिए। अब संकलन नहीं है पूछा गया, रश्मि नहीं है, निहार नहीं है, सांदगीत नहीं है, फिर दीपशिखा नहीं है। बहुत आसान प्रश्न है। तो किसमें संकलन नहीं है? तो दीपशिखा का संकलन नहीं है, बाकी निहार, रश्मि, नीरजा ये सारा संकलन है। प्रश्न नंबर 34, रूपवाद का उद्भव कहाँ हुआ? रूस में, चीन में, जर्मनी में या फिर जापान में? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस में रूपवाद का उद्भव हुआ था। प्रश्न नंबर 35, विखंडनवाद के समर्थक कौन है? रूसो, विक्टर ह्यूगो, फ्रायड या फिर जैक देरिडा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विखंडनवाद के समर्थक है जैक देरिडा। पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी मैं पढ़ाऊंगी, अभी अलंकार की क्लास चल रही है, अलंकार, और मैं बीच बीच में सोच रही हूँ टेक्स्ट भी कराती जाऊँ ताकि आपका ये ना हो कि मैं उपन्यास नहीं पढ़ा रही हूँ। हो सकता है इसके बाद मैं आपका बंटी पढ़ाने लगूँ या फिर गोदान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि गोदान से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले मैं सोचूंगी कि गोदान उपन्यास पढ़ा दो, बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। और अगर मैं 2 क्लासेस गोदान की लेने लगी तो फिर आपका ये उपन्यास मैक्सिमम मेरे ख्याल से कितना 15 दिन में ख़त्म ही हो जाएगा। अगर मैं 2 क्लास लेती हूँ तो और जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो देरिडा विखंडनवाद के समर्थक हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 36, उत्तम कोटि का काव्य आनंदवर्धन किसे मानते हैं? जिसमें व्यंग्यार्थ प्रधान हो, जिसमें वाच्यार्थ प्रधान हो, जिसमें व्यंग्यार्थ की सत्ताहीन हो या फिर इनमें से कोई नहीं? उत्तम कोटि का काव्य आनंदवर्धन किसे मानते हैं? तो इसमें मानते हैं जिसमें व्यंग्यार्थ प्रधान हो। ये उत्तम कोटि का, वो शब्द शक्ति पढ़ा है ना, आपने नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ाऊंगी उसको भी जब मैं आपको क्लासेस लूंगी आपकी डेली। तो वैसे तो अभी मैं सरस्वती पांडे इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद सरस्वती पांडे वन लाइनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। फिर बच्चन सिंह की पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिनकी अभी परीक्षा है तो मैं सोच रही हूँ कि मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस करा दी जाए ताकि आप स्वयं का मूल्यांकन कर सकें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिसमें व्यंग्यार्थ प्रधान हो। रस के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? रस अखंड है, रस ब्रह्मानंद है, रस ब्रह्मानंद सहोदर है, रस लोकोत्तर चमत्कार है? कौन सा तथ्य गलत है? तो रस ब्रह्मानंद ये अधूरा है, वैसे तो ब्रह्मानंद बांध सकते हैं लेकिन रस ब्रह्मानंद सहोदर ये दिया हुआ ऑप्शन में तो ये गलत माना जाएगा, बाकी ये तीनों ही सही हैं। प्रश्न नंबर आपका 38, रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किसने किया है? कुंतक ने, वामन ने, आनंदवर्धन ने या फिर मम्मट ने? तो मार्ग शब्द का प्रयोग करने वाले और कोई नहीं, कुंतक हैं, ऑप्शन नंबर ए।
आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 39। परवर्ती अपभ्रंश या अवहट भाषा में लिखा हुआ काव्य कौन सा है? चंद्र बदन ओ महियार, राग कल्पद्रुम, कीर्तिलता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो परवर्ती अपभ्रंश या अवहट भाषा में लिखा गया जो काव्य है वो है कीर्तिलता, विद्यापति जी की कीर्ति। प्रश्न नंबर 40। हिंदी भाषा में विकास का सही क्रम बताना है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, बताइए कौन सा सबसे पहले आया? तो इसका सही उत्तर भी यही हो जाएगा, पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। च, छ, ज, झ या च वर्ग के व्यंजन किस वर्ग में आते हैं? बताइए। मूर्धन्य में, दंत में, तालव्य में, कंठ में। बहुत आसान प्रश्न है, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है वो समझ लीजिए 80+ क्वेश्चन सही करेगा इस क्वेश्चन पेपर में। च, छ, ज, झ या च वर्ग के व्यंजन किस वर्ग में आते हैं? तो बिल्कुल सही, तालव्य व्यंजन में आते हैं च वर्ग। प्रश्न नंबर 42। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा चंदायन, फिर मृगावती, फिर पद्मावत, फिर मधुमालती। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिम हिंदी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है? बघेली, बुंदेली, कन्नौजी या फिर कौरवी, बताइए। कौन सी पश्चिमी हिंदी में नहीं आती है? तो मैंने आपको पूर्वी हिंदी का तो याद कराया था ना, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। बुंदेली भी पश्चिमी में आती है और आपकी कन्नौजी भी आती है, और कौरवी जो नहीं आती है वो हो जाएगी बघेली। बघेली किस में आती है? पूर्वी में आती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 44। 10वीं में 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है, यह कथन किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर लास्ट ऑप्शन है राहुल सक्रातायन। सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी कौमुदी नामक पुस्तक के रचयिता बताने हैं कौन है? अंबिका दत्त व्यास हैं, अयोध्या प्रसाद वाजपेयी हैं, अंबिका प्रसाद वाजपेयी हैं या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। राइट आंसर इसका हिंदी कौमुदी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? अंबिका प्रसाद वाजपेयी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 46। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? तो आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है, ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, और नाथों की संख्या 9 मानी गई है। प्रश्न नंबर 47। जगन्नाथ दास रत्नाकर का आख्यान प्रबंध काव्य है? कलकाशी, गंगावतरण, श्रृंगार लहरी, उद्धव शतक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, गंगावतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर का आख्यानात्मक प्रबंध काव्य है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 48। गोस्वामी तुलसीदास रचित विनय पत्रिका हिंदी साहित्य में एक अनमोल रत्न है, यह कथन किसका है? तो सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं पढ़ने की जरूरत है, ऑप्शन नंबर ए। जिसने रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं पढ़ा है तो वो तो नहीं दे पाएंगे आंसर, लेकिन हम लोगों ने पूरी पुस्तक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप हिंदी ओशन की प्लेलिस्ट खंगालेंगे ना तो बहुत सारा उसमें रत्न आपको मिलने वाला है। अपनी नोटबुक के साथ में सारे नोट्स जिसने बनाए हैं और जो डेली क्लास का इंतजार करता था और मैं एक क्लास नहीं डालती थी तो बोलता था कि मैडम ये वाली क्लास प्लीज डाल दीजिए, मैं और तो जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं ना उनको पता चल जाता है। अब तो मैं आप लोगों को ओपन डिस्कशन के लिए भी कहती हूँ कि आप हिंदी ओशन डिस्कशन चैनल से जुड़िए और वहाँ पे जो भी आपकी समस्या है, कोई सुझाव है, कोई सलाह है तो आप सादर आमंत्रित है, आप अपनी बात कह सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 49। साहित्य लोचन श्याम सुंदर दास कृति में किसका विवेचन किया गया है? तो किसका विवेचन किया गया है? ये सबसे पहले तो बता दूं कि साहित्यालोचन ये श्याम सुंदर दास की कृति है और इसमें कला, साहित्य, काव्य, कविता, गद्य काव्य, रस और शैली तथा साहित्य की आलोचना की गई है। धनपत राय को प्रेमचंद नाम किसने दिया? तो दया नारायण निगम ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 51। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है तथा किसके द्वारा रचित है? बहुत ही आसान प्रश्न है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका रूपक अलंकार है और जयशंकर प्रसाद ने ये पंक्ति लिखी थी। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। प्रश्न नंबर 52। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो अपूर्ण है मंगल सूत्र। प्रश्न नंबर 53। रचना काल के आधार पर रामधारी सिंह दिनकर की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। तो बताइए रामधारी सिंह दिनकर की अनुकृतियों का सही अनुक्रम। प्रश्न नंबर डी इसका सही हो जाएगा, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, फिर उर्वशी। प्रश्न नंबर 54। आलोचना त्रैमासिक पत्रिका के संपादक हैं, तो त्रैमासिक पत्रिका के संपादक कौन है आलोचना के?
अपूर्वानंद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आलोचना त्रैमासिक पत्रिका के संपादक हैं अपूर्वानंद। प्रश्न नंबर 55, यहाँ प्रत्येक कर्म, क्षण या व्यक्ति घटित होकर कालातीत हो जाता है। यह संबंधहीन घटित होना ही अग्नि है, नियम है, दिशाकाशी पुरुष है। उपयुक्त काव्य पंक्तियों का संबंध किस रचना से है? महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, संशय की एक रात और शबरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संशय की एक रात, नरेश मेहता की कृति। गजानन माधव मुक्तिबोध ने अपनी लंबी कविता अंधेरे में का क्या शीर्षक रखा था? पहले क्या शीर्षक था? तो आशंका का द्वीप, द्वीप अंधेरे में, एक स्वप्न कथा, आशंका के द्वीप अंधेरे में। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 57, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? भवानी प्रसाद मिश्र, राजेश जोशी, चंद्रकांत देवताले या फिर विष्णु खरे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेश जोशी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 58, हरिश्चंद्र मैगजीन मासिक पत्रिका का नाम बाद में क्या रखा गया? हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधनी, कवि वचन सुधा या फिर भारतेंदु। पूछा गया है हरिश्चंद्र मैगजीन मासिक पत्रिका का नाम बदलकर बाद में क्या रख दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, हरिश्चंद्र चंद्रिका। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 59, गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, किस विद्वान का कथन है? गद्य जीवन संग्राम की भाषा है तो शुक्ल का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, निराला का या फिर रामविलास शर्मा का। जो बच्चे शुक्ल आंसर दे रहे हैं वो गलत है। गद्य जीवन संग्राम की भाषा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कथन है, याद कर लीजिए। जीवन में मन तत्व के आधार पर अपने उपन्यासों में व्यक्ति मानव की प्रतिष्ठा करने वाले सर्वप्रथम उपन्यासकार कौन है? जैनेन्द्र कुमार, भीष्म साहनी, इलाचंद जोशी या फिर रांगे राघव। हिंदी में मन तत्व के आधार पर अपने उपन्यासों में व्यक्ति मानव की प्रतिष्ठा करने वाले सर्वप्रथम उपन्यासकार हैं ऑप्शन नंबर सी, इलाचंद जोशी। प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित में से लक्ष्मी नारायण मिश्र का कौन सा समस्या नाटक सामाजिक नहीं है? समस्या नाटक नहीं है पूछा गया है, कौन सा? समस्या नाटक को सामाजिक नाटक में भी बोला गया है, कौन सा नहीं है? राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली, जय वर्धमान। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, जय वर्धमान समस्या नाटक नहीं है, ये इनका ऐतिहासिक नाटक है। राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली, ये तीनों ही सामाजिक नाटक या फिर समस्या नाटक में आते हैं। और सिंदूर की होली आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में भी लगा हुआ नाटक है। प्रश्न नंबर 62, भरत के सूत्र के आधार पर रस की व्याख्या करने वाले आचार्यों का काल क्रम अनुसार सही अनुक्रम में आपको लगाना है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही क्लास ली थी आपकी, उसमें बताया था, ये सारणी रट लीजिए। आपकी सरस्वती पांडे की बुक में पूरी सारणी मैंने आपको बोला भी था, जिन बच्चों ने वीडियो देखा होगा उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले भट्ट लोलट, ठीक है, फिर उसके बाद में आएंगे शंकुक, फिर भट्टनायक और लास्ट में अभिनव गुप्त। प्रश्न नंबर 63, उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक कौन है? प्रवर्तक कह लीजिए, मुख्य विचारक कह लीजिए। दांते हैं, एस.सी. ब्रेडले हैं, जॉनसन हैं या फिर सॉस्यूर हैं? तो सॉस्यूर हैं उत्तर संरचनावाद के मुख्य प्रवर्तक। किस विद्वान ने अभिव्यंजनावाद को वाग वैचित्रवाद भी कहना चाहा और इसे पुराने वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहा है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन नंबर ए। हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में किस लेखक का स्थान महत्वपूर्ण है? बताइए, ऑप्शन सामने दिए गए हैं। तो हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में किस लेखक का स्थान महत्वपूर्ण है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का महत्वपूर्ण नाम है। बंगला की छोटी कहानियों की संज्ञा से प्राप्त शब्द कौन सा है? छोटी कहानी, गल्प, लघु कथा, इनमें से कोई नहीं, तो गल्प कहा जाता है बंगला की छोटी कहानियों को। काव्य भाषा और सामान्य ग्रामीण भाषा की एकात्मकता का पक्षधर कौन सा पाश्चात्य विद्वान किया है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने। प्रश्न नंबर 68, हिंदी दलित साहित्य के लेखक कौन है? जयप्रकाश करदम, मोहनदास नैमिषारण्य, विमल थोराट, एन सिंह। तो इसका हिंदी दलित साहित्य के लेखक तो जयप्रकाश करदम भी हैं और मोहनदास नैमिषारण्य भी हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 20 का माना गया है। लेकिन ये भी गलत नहीं है, इसको आप चैलेंज कर सकते थे। जिन्होंने दिया हुआ है हिंदी दलित साहित्य के लेखक, तो दलित साहित्य के लेखक जिनका छप्पर उपन्यास है जयप्रकाश करदम का, ये भी आते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर बी माना गया है, मोहनदास नैमिषारण्य। हाँ, अगर प्रथम माना जाता है हिंदी साहित्य की प्रथम, तब हो सकता है मोहनदास नैमिषारण्य का नाम आ सकता था। हिंदी शब्द सागर में लिखित हिंदी साहित्य का विकास को परिवर्तित तथा परमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास किस विद्वान ने लिखा था? तो और कोई नहीं, रामचंद्र शुक्ल, जिनकी अभी हम लोगों ने पूरी रचना पढ़ी भी है।
आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 70। सियाराम शरण गुप्त की किस रचना में शांति दायिनी सात्विकता से संकलित धरती के गीत हैं, जिनमें एक सुनिश्चित जीवन दर्शन भी अंशुत है? आत्मोत्सर्ग, बापू, आद्रा, मृणमयी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मृणमयी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 71। रसखान का वास्तविक नाम क्या था? बताइए। मैंने पढ़ाया भी है आपको, जब मैं शुक्ल जी की पुस्तक पढ़ा रही थी तब मैंने पढ़ाया था आपको। तो सही उत्तर हो जाएगा सैयद इब्राहिम। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 72। सब विधि पूरो सुरवर सभा सुरो रुरो यह दिनकर सुरो उतराय न चलत है। सब विधि पूरो सुरवर सभा रुरो यह दिनकर सुरो उतराय न चलत है। यह पंक्ति किस कवि की है? भूषण, चिंतामणि, सेनापति, केशवदास, ये तीनों ही रीतिकालीन कवि हैं। बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा सेनापति। प्रश्न नंबर 73। स्थापना है। संस्कृति शब्द का मूल अर्थ साफ या परिष्कृत करना है। तर्क है। संस्कृति शब्द का प्रयोग कम से कम 2 अर्थों में होता है, एक व्यापक और एक विस्तृत अर्थ में। बताइए। दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए सही है, परंतु आर गलत हो जाएगा। संस्कृति का अर्थ व्यापक और एक विस्तृत अर्थ में, तो व्यापक और संकुचित होना चाहिए, यहाँ विस्तृत लिखा हुआ है। ठीक है, तो छोटा सा शब्द चेंज कर देते हैं और उसी में ही स्थापना तर्क के प्रश्न उत्तर गलत हो जाते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 65 आ गया है। निम्नलिखित 5 प्रश्नों के उत्तर दिए हुए गद्यांश को पढ़कर कीजिए। गद्यांश बहुत छोटा सा है, पढ़ लेते हैं। मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर करुणा के लिए निर्वकाश हृदय वाला हो जाएगा? नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा, फिर चिंता किस बात की? उपर्युक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह कथन किस पुस्तक से उद्धृत है? बताइए। बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से। फिर वही वाला गद्यांश है, फिर से पढ़ लिया। प्रश्न पढ़ते हैं कि मानव का विलोम शब्द गद्यांश में क्या होगा? बर्बर, कठोर, दुर्दांत, दानव। तो मानव का विलोम दानव होगा। आगे चलते हैं। इस गद्यांश में कौन किससे कह रहा है? जो है मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर हो जाएगा, तो ये बताइए कौन किससे कह रहा है? तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। चाणक्य चंद्रगुप्त से, सिंहरण अलका से, सिंहरण चंद्रगुप्त से, या फिर चाणक्य सिंहरण से। बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिंहरण कह रहा है अलका से। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। फिर 77 है। इस गद्यांश से क्या संदेश मिलता है? बताइए। तो संदेश यही मिलता है, अतीत और भविष्य के सुख दुख की चिंता न करते हुए वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रश्न नंबर 78। निर्वकाश में कौन सा उपयुक्त उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है? तो निर्वकाश में उपसर्ग कौन आगे वाला होता है, प्रत्यय कौन सा होता है जो बाद में लगता है? तो उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। इन नाट्य कृतियों में किस कृति का कथानक प्रतीकात्मक है? राजश्री, कामना, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी। तो प्रतीकात्मक है कामना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। प्रश्न नंबर 80। रास पंचाध्याय के रचयिता कौन है? बहुत ही आसान प्रश्न, नंददास। रोला छंद में लिखी गई है। प्रश्न नंबर 81। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। किसका कथन है? तो ये कथन मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, होमवर्क है। बताइए किसका कथन है। प्रश्न नंबर 81 का आप बताइएगा मुझे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त। इन 2 ही ऑप्शन दे रही हूँ, बताइए इनमें से किसका है। स्वामी वल्लभाचार्य जी के किस अपूर्ण ग्रंथ को उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने पूर्ण किया था? तो अणुभाष्य को। ये अणुभाष्य कई बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। कौन सा तत्व नाटक को अन्य विधाओं से भिन्न कर देता है? तो रंगमंचीयता। नाटक तत्व है रंगमंचीयता, वो अन्य विधाओं से इसको अलग कर देता है। मतलब कहानी में भी पात्र होते हैं, उद्देश्य होते हैं, कथा होती है, लेकिन कहानी का रंगमंचीयता प्रदर्शन नहीं होता है। रंगमंचीयता केवल नाटक का ही होता है, मतलब रंगमंच में खेला जाता है नाटक। प्रतीक पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। तो प्रतीक पत्रिका के संपादक का नाम अज्ञेय है। प्रश्न नंबर 85। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किस आचार्य का कथन है? तो आचार्य जगन्नाथ का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। विरेचन सिद्धांत के अनुसार विरेचन द्वारा क्या होता है? पाठक दर्शक को साहित्य से आनंद मिलता है, उसकी मलिन चित्रवृत्ति का परिष्कार होता है, वह बार बार साहित्य नाटक देखना चाहता है, उनमें से कुछ प्राप्त नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, उसकी मलिन चित्रवृत्ति का परिष्कार होता है।
प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की इन पुस्तकों में सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई थी? मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य की भूमिका प्रकाशित हुई थी 1952 में, 1952 में। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 88। वल्लभाचार्य जी के अनुसार कृष्ण विषय कौन सा कथन सही है? कृष्ण चिन्मय स्वरूप है, कृष्ण सत्य स्वरूप है, कृष्ण आनंद स्वरूप है, कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप है। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। सही आपको सब लग रहे होंगे, मुझे पता है, लेकिन सही इसका सबसे सटीक उत्तर बैठता है ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप है। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 89। किस आचार्य ने काव्य हेतुओं पर विचार प्रतिपादित करते हुए काव्य हेतुओं में पुरुषार्थ चतुष्टय को स्थान दिया? भामा, वामन, दंडी और बम्मट। मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया था जब मैं आपको भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ा रही थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भामा। काव्यार्थ पुरुषार्थ चतुष्टय को इन्होंने स्थान दिया है, भामा जी ने। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 90। विद्वानों ने किस विधा को पंचम वेद कहा है? तो नाटक को कहा है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 91। लोग हैं लोग कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत, किस कवि का आत्मकथन है? केशवदास, भूषण, घनानंद, ठाकुर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, घनानंद का वक्तव्य है। गीत फरोश काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो भवानी प्रसाद मिश्र हैं। निम्नलिखित निबंधकारों में ललित निबंध लेखकों का नाम बताइए? डॉक्टर नगेंद्र प्रताप नारायण मिश्र, विद्यानिवास मिश्र, गुलाब राय। तो विद्यानिवास मिश्र ललित निबंधकारों में आते हैं। चारु कपोल लोल लोचन गुरोचन तिलक दिए, लट लटकनी मंत्र मधुपगन माधुरी मधुर पिए। पंक्तियों में कौन सा बिंब है? श्रव्य बिंब, दृश्य बिंब, स्पर्श बिंब, इनमें से कोई नहीं। बताइए, सोचिए, पढ़िए और फिर बताइए। तो इसमें दृश्य बिंब है। पंक्तियों को पढ़ के पूरे दृश्य बन जाता है ना, जैसे उपन्यास पढ़ते तो चित्र साथ साथ चलते रहते हैं, तो वैसे ही इसमें इन पंक्तियों को पढ़ने से होता है दृश्य बिंब हमारे सामने चलने लगते हैं। भंवर गीत नंददास जी की ज्ञानपरक रचना है, तार्किक शैली पर आधारित रचना है, भाव प्रधान रचना है, विरह प्रधान रचना है? बताइए। तो ये तार्किक शैली पर आधारित रचना है भंवर गीत नंददास जी की। एक भ्रमर दूत है, भ्रमर गीत है, भंवर गीत है, तो ये याद कर लीजिएगा, कंफ्यूजिंग है। मैंने जब आपको पढ़ाया था ये सारी चीज़ें बताई थी क्लियर करके। अलंकार संहिता विदवैव सरस्वती कथन कहाँ से लिया गया है? अलंकार सर्वस्व, सरस्वती कंठाभरण, कवि कंठाभरण या फिर अग्निपुराण? बताइए। अलंकार रहित विदवैव सरस्वती कथन कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, अग्निपुराण से लिया गया है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 97। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति भावना मूलतः रामासक्ति प्रेरित है, लोक संग्रह भावना प्रेरित है, महाकाव्य रचना प्रेरित है या फिर विशिष्ट द्वैत प्रेरित है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक संग्रह भावना प्रेरित है। तो गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति भावना मूलतः लोक संग्रह भावना प्रेरित है। किस आचार्य ने कहा विशिष्ट पद रचना रीति ही? बताइए। तो किसने कहा है? और किसी ने नहीं, वामन जी ने कहा है, क्योंकि इन्हीं का ही रीति संप्रदाय है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है सांप, तुम सभ्य तो नहीं हुए, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया? उक्त पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित हैं? तो ये रचित हैं किसके द्वारा? अज्ञे जी की कृति है सांप, उससे ये लिया गया है। ठीक है। किसका कथन है? तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया? जायसी, दादू, रहदास, कबीर। तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया, तो कबीर जी का ये वक्तव्य है। आगे चलते हैं, बस ये हो गए 100 प्रश्न थे। अब बताइए मुझे कि 100 में से आपका क्या स्कोर रहा, कमेंट बॉक्स बताइए। और 81 प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़ा था होमवर्क में, बताइए उस प्रश्न का उत्तर। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आप बताइए आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और आपको मैं कैसे प्रश्न और करवाऊं, इससे कठिन करवाऊं, इससे सरल करवाऊं या फिर ऐसे ही करवाऊं, तो मुझे बताइए, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर आपके 80+ आए हैं तो बताइए, कम आए हैं तो जितने भी आए हैं प्रश्न आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और प्रश्न संख्या 81 है उसका भी उत्तर मुझे बताइए। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, पढ़ते रहिए, मंजिल एक न एक दिन मिलकर रहेगी। याद रखिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक सभी अभ्यर्थियों का हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।